तो चलिए समझते हैं हम आज का टॉपिक बायोलॉजी का टॉपिक जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं यानी कि हिंदी में जनन कहते हैं। तो जनन क्रिया उसे कहते हैं जो नए संतान को उत्पन्न करता है यानी कि एक नए जीव को उत्पादन करता है तो उसे हम जनन की क्रिया कहते हैं। ये जनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो अपने पीढ़ी को यानी कि अपने स्पीसीज यानी कि जाति या फिर अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए ही ये जनन की क्रिया करना आवश्यकता है, जिस कारण इस पृथ्वी पे नए नए जीव आते होते रहते हैं यानी कि अपनी खानदान को आगे बढ़ाते रहते हैं या फिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं, जिसे हम जनन की क्रिया कहते हैं। जनन के प्रकार देखते हैं तो जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन जिससे और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में मेल या फीमेल की आवश्यकता नहीं होती यानी कि इसमें ना ही नर होता है ना ही मादा होता है। इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप ही नई पीढ़ी को यानी कि उत्पन्न करते चले जाते हैं, जिससे इनकी पीढ़ी एक बढ़ती चली जाती है, तो जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसमें मेल या फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा रिप्रोडक्शन है लैंगिक जनन, जिसमें मेल या फीमेल की आवश्यकता होती है। तो इसमें मेल या फीमेल इन दोनों में से अगर कोई एक नहीं होगा तो अलैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा वहां पर। तो अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है और लैंगिक जनन में मेल या फीमेल की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन एक कोश की जीव में होता है यानी कि बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, उनमें अलैंगिक जनन होता है। जितने भी छोटे छोटे यानी कि सूक्ष्म जीव होंगे जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उनमें अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोरोना बहुत समय पहले आया था, वो उस जीव को हम देख नहीं सकते, तो उस कोरोना में एक पीढ़ी से कुल सारी कोरोना बनते चले जाते थे। तो उस कोरोना में अलैंगिक जनन की क्रिया होती थी यानी कि जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं यानी कि एक कोशिकीय जीव होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, तो उसमें क्रिया जो होती है वो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, उनमें जनन की क्रिया बहुत ही स्पीड से होगी यानी कि अलैंगिक जनन। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, वो भी अलैंगिक जनन की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसे जो रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन होगा उसमें बहुत ही थोड़ी स्पीड कम होगी यानी कि वो जीव थोड़ी से दिखेंगे। जितने बड़े जीव होते चले जाएंगे तो उनमें रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत ही स्लो हो जाती है। जैसे कि छोटा जीव मान लीजिए कोई पैरामीशियम या फिर अमीबा है, इसमें जनन की क्रिया बहुत ही स्पीड से होगी। तो अमीबा इतना छोटा होता है, लगभग एक चुटकी में कम से कम 10,000 से भी ज्यादा अमीबा आ सकते हैं। पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, वो भी बहुत ही छोटा जीव होता है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है यानी कि वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही सूक्ष्म, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रा एक हो गया, उसमें भी अलैंगिक जनन होता है, ना ही उसमें मेल होता है ना ही फीमेल होता है। तो हाइड्रा बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है लेकिन उसको हम देख सकते हैं। वो लगभग छोटे से चावल के दाने के बराबर होता है। वो उसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। लेकिन इनमें जो जनन की क्रिया होगी वो अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देखते हैं अब अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो अलैंगिक जनन में मेल या फीमेल की आवश्यकता नहीं होती यानी कि ये खुद ही मतलब ए जिसे जनक कहते हैं, उत्पन्न वाले जनक या फिर मदर सेल भी इन्हीं को कहते हैं यानी कि ना इसमें मेल होता है और ना ही फीमेल होता है। तो चलिए समझते हैं इनके प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार है इनका विखंडन। लैंगिक जनन के 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विखंडन, दूसरा मुकुलन और तीसरा जिसे कायिक जनन कहते हैं और चौथा है जिसे खंडन कहते हैं। खंडन ये बहुकोश के जीव में होता है और जो विखंडन होता है वो एक कोश के जीव यानी कि जिनका शरीर एक कोश के से मिलकर बना होता है, उसे उसमें जो एक अलैंगिक जनन की क्रिया होती है वो विखंडन की क्रिया होती है। तो विखंडन में भी कई प्रकार की क्रिया होती है, द्विखंडन और बहुखंडन। तो विखंडन में 2 प्रकार की क्रिया। पहले दो द्विखंडन यानी कि द्वि मतलब 2, खंडन मतलब टूटना। तो कोई एक ऐसे जीव जो जनन करता है जिसमें 2 ठो नए संतान उत्पन्न होता है, तो उसे हम द्विखंडन क्रिया कहते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, तो अमीबा बहुत ही छोटा जीव होता है
जिसमें एक होता है न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस है तो उसमें एक ही जीव है। अगर वो दो न्यूक्लियस बन गया, उस दो न्यूक्लियस से दो अलग अलग डिवाइड हो गए, तो यानी कि यहाँ से एक धीरे धीरे नया न्यूक्लियस उत्पन्न होने लगेगा, एक नया वहां से इस साइड नया न्यूक्लियस उत्पन्न होगा, यानी कि एक केंद्रक। तो ये दोनों अगर दो ठो केंद्रक उत्पन्न हो गए, यानी कि ये दो ठो नए संतान बीच से टूटकर अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इसमें दो ठो नए जीव उत्पन्न हो गए, जिसे हम द्विखंडन क्रिया भी कहते हैं। ये पैरामीशियम में और अमीबा में ये क्रिया होती है। पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है और ये अमीबा बहुत छोटा जीव होता है, जिसे हम नंगी आंखों से अपने नहीं देख सकते। तो दूसरा होगा बहुखंडन। बहुखंडन मतलब यानी कि एक एक जीव से कई जीवों में टूट जाए या फिर नए नए जीव उत्पन्न करे, उसे हम बहुखंडन कहते हैं। द्विखंडन में दो जीव उत्पन्न होते हैं, जिसे हम द्विखंडन कहते हैं। तो जैसे हो गया पैरामीशियम और हो गया अमीबा, ये दो एक जीव से दो नए संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे हम इसे द्विखंडन क्रिया कहते हैं। और बहुखंडन में एक से या दो से एक बहुखंडन में एक जीव से कई सारे जीव उत्पन्न करेंगे, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। यानी कि ना ये दो उत्पन्न करेगा, न तीन, तीन से अधिक, चार, पांच, छह, बहुत सारे भी उत्पन्न कर सकता है, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। तो जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, तो प्लाज्मोडियम में कई सारे न्यूक्लियस बनते हैं, कई सारे न्यूक्लियस बन के अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं एक ही से, यानी कि प्लाज्मोडियम से। ये और दूसरा होता है स्पोरोजोमा। पहला होता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक मच्छर के कैटेगरी होती है, जिसे हम एनाफिलीज मच्छर कहते हैं। उसमें एक नर मच्छर होता है और एक मादा मच्छर होता है। तो नर मच्छर, फीमेल मच्छर जो होता है यानी कि मादा मच्छर, उसमें उस एनाफिलीज मच्छर कहते हैं, यानी कि उसमें प्लाज्मोडियम नामक पदार्थ उसके ऊपर, मच्छर के ऊपर बैठ जाता है, और जिस कारण जब किसी को काटता है तो उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम नामक पदार्थ चला जाता है। तो आज भी इस प्लाज्मोडियम पदार्थ से कई लोगों की जान जाती है। लगभग एक साल में 1 से 2 मिलियन, यानी कि 10 से 20 लाख की औसत दर है इसकी, इस प्लाज्मोडियम की वजह से। तो ये प्लाज्मोडियम धीरे बहुत ही जल्दी ही टूटता है, जिसमें बहुविखंडन अब क्रिया होती है। तो इसमें एक से ज्यादा, यानी कि दो से ज्यादा या फिर तीन से ज्यादा भी नए जीव उत्पन्न कर सकता है, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। इसमें आ जाता है प्लाज्मोडियम, और दूसरा आ जाता है स्पोरोजोमा। दूसरा समझते हैं मुकुलन क्या होता है। इस मुकुलन की क्रिया धीरे होती है विखंडन के सापेक्ष में। तो विखंडन की क्रिया ज्यादा स्पीड में होती है, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये मुकुलन की क्रिया ईस्ट में और हाइड्रा में पाई जाती है। चलिए समझते हैं हम मुकुलन के बारे में। तो मुकुलन दो में पाया जाता है। पहला आ गया ईस्ट और दूसरा होता है हाइड्रा। तो ईस्ट की कोई भी अगर चीज उसमें सड़ती है, तो वो धीरे धीरे सड़ना आरंभ करती है। जैसे कि मान लीजिए आटा रखा है, आटा रख दीजिए एक जगह, तो वो धीरे धीरे सड़ेगा। अगर उसको जल्दी सड़ाना है तो उसमें ईस्ट मिला दीजिए, तो वो जल्दी सड़ जाएगा। किसी भी चीज को जल्दी सड़ाना है। दूसरा होता है हाइड्रा। हाइड्रा एक जीव होता है जो अपने बॉडी से एक नए जीव उत्पन्न करता है। इसकी क्रिया थोड़ी धीरे धीरे होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक हाइड्रा है, ये बहुत ही छोटा जीव होता है, लगभग चावल के दाने के बराबर। तो मान लीजिए ये एक हाइड्रा है, तो ये हाइड्रा अपने बॉडी में एक छोटी सी गांठ उत्पन्न करेगा। तो एक ये छोटी सी गांठ धीरे धीरे उत्पन्न होगी, और जब ये हाइड्रा परिपक्व हो जाएगा, तो ये अपने शरीर से एक नया, ये गांठ से अलग निकाल देगा जीव, जिससे नया हाइड्रा बन जाएगा। तो ये नया हाइड्रा जब परिपक्व हो जाएगा, तभी ये अलग निकाल देगा। तो ये दूसरा हाइड्रा हो गया। तो कोई भी चीज अपने बॉडी से अगर नया जीव उत्पन्न करता है, तो वो मुकुलन विधि में चला जाता है। और तीसरा होता है कायिक जनक, यानी कि काया से जनन। तो कोई भी ऐसी जनन की क्रिया हो जिसमें कोई काया से अपने नए जीव उत्पन्न करता है, तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। जैसे कि गन्ना हो गया, तो गन्ना की खेती करने वाले आप लोग बहुत सारे होंगे जो गन्ना की खेती करते होंगे। तो वो गन्ना अगर उसको काट दोगे, तो अपनी काया से एक नया गन्ना उत्पन्न कर देगा, यानी कि नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। तो उसमें कायिक जनन की क्रिया हो गई। दूसरा होता है आलू। तो जो लोग आलू की खेती करते हैं, तो उनमें से आलू के कई बॉडी के किनारे किनारे कई गांठ बनने स्टार्ट हो जाती है। ऐसे छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं। जो आलू की खेती करते हैं, तो इन आलू को 4 भागों में, 5 भागों में या कई टुकड़ों में करके अलग अलग गाड़ देते हैं,
जिससे ये टुकड़े अपने काया से नए आलू का जीव का उत्पन्न कर देते हैं। तो ये काया से उत्पन्न हुआ तो इसमें कायिक जनन की क्रिया हुई। तीसरा आ गया शकरकंद और गुलाब, इनमें भी कायिक जनन की क्रिया होती है। चौथा आता है खंडन। यह क्रिया बहुकोशिकीय जीव में होती है, जैसे कि बहुत कोशिकीय यानी कि जिसमें एक कोशिकीय से ज्यादा, अगर कोई भी शरीर या फिर जीव एक कोशिका से ज्यादा मिलकर बना तो उसे हम बहुकोश के जीव कहते हैं। यानी कि उसमें एक कोश का जीव एक कोश का हो ही गया नहीं, भाई बहुकोश के जीव से मिलकर बना होता है, तो उन्हीं में ये खंडन की अभिक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रेक्स, ये एक शैवाल है जिसमें बहुत ही यानी कि बहुकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय से मिलकर बना होता है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल होता है जो बहुत ही तेजी से अपना मतलब रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करता है। ये धूप की क्रिया यानी कि प्रकाश की रोशनी से ज्यादा स्पीड से रिप्रोडक्शन करता है। तो इस स्पाइरोगायरा शैवाल को अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, जितने भी साइंटिस्ट जाते हैं, वो सारे साइंटिस्ट इस स्पाइरोगायरा शैवाल को ले जाते हैं और वहां धूप की क्रिया से रिप्रोडक्शन साइकिल चलाते हैं, जिससे कि ये इसका निर्माण बहुत ही अधिक होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो इस शैवाल को हम खा भी सकते हैं और साइंटिस्ट लोग खाते भी हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं। तो ये हो गए जनन अलैंगिक जनन के प्रकार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लैंगिक जनन के प्रकार क्या होता है।